हाँ, लास्ट सेशन में ब्रेक के पहले हम लोग ने क्वेश्चन 5 कंप्लीट कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है अगेन वो कंपनी अकाउंट से कंटिन्यूड है. गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर forfeiture and reissue of shares. Gamma Private Limited forfeited 9,000 shares of 10 each fully called up, held by Varun for non-payment of allotment money of 3 per share and final call of 4 per share. मतलब 7 रुपया नहीं दिया, 3 रुपया दिया उसने. He paid application money of 3 per share. These shares were reissued to Ketan for rupees. Ketan भी नहीं गया, काटिन for rupees 8 per share. These shares were reissued for rupees 8 per share. 8 रुपये पे रीइश्यू कर दिया. चलो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6A. Six A. First, forfeiture of 9,000 shares. कोई प्रीमियम का तो झमेला ही नहीं है. Leave 3 lines. सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए क्या? These shares were reissued. All shares were reissued. Reissue of 9,000 shares. Reissue of 9,000 shares, leave 3 lines. And last है transfer to capital reserves. Keep 2 lines and close it. गामा प्राइवेट लिमिटेड सबका रेडी है यहाँ तक. फॉरफीचर के लिए एंट्री क्या पास करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन अरियर्स, 2 शेयर्स फॉरफिटेड. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 calls in arrears account, to shares forfeited account. 9,000 fully called up बोला हुआ है ना, सो पूरा 10 रुपीज और उसने तो खाली 3 रुपये ही दिया है. 4 + 3 7 रुपीज नॉट गिवन. कितना हो गया? 63 नहीं दिया तो 27,000 उसने दिया है. दिस इज अवर प्रॉफिट.
दिस इज कैपिटल प्रॉफिट। लेकिन री इशू कितने पे किया? 8 रुपीज पे री इशू किया है, तो 2 रुपए का लॉस है ना। सो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। जो 2 रुपए का लॉस हो गया वो प्रॉफिट वाले अकाउंट से ही एडजस्ट होगा। ऊपर प्रॉफिट 27,000 पड़ा है शेयर्स फॉरफिटेड में, उधर से ही हम लोग निकालेंगे। सो शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 9,000 शेयर्स 90,000 मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू, बट कितने में री इशू किया है? 8 में, तो कितना हो गया? 72,000 में री इशू किया। बताओ कितने का लॉस? 18,000 का लॉस। ऊपर प्रॉफिट कितना पड़ा है? 27,000 का प्रॉफिट पड़ा है। निकालो डिफरेंस, ट्रांसफर कर दो। शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट shares forfeited account debit to capital reserves $27,000 का प्रॉफिट था ना, माइनस 18,000 का लॉस, 9,000 लो। 5 मार्क तो इसी का है, ये 5 मार्क। 5 मार्क का 2 क्वेश्चन है ना, 10 मार्क। सेकेंड क्वेश्चन, वाई मिस्टर वाई हु वॉज द होल्डर ऑफ 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन विच 70 पर शेयर हैज बीन कॉल्ड अप। अभी तक तुमने 7 रुपए कॉल किया, 70 पर शेयर हैज बीन कॉल्ड अप, could not pay his dues on allotment and first call of 20 per share. $70 per share could not pay his dues on allotment and first call of ₹20 per share, मतलब एप्लीकेशन 50 रुपये हुआ। The directors forfeited above shares 10,000 में से, लेकिन कितना शेयर्स रीइश्यू किया? 8,000 शेयर्स टू मिस्टर जेड एट ₹60 पर शेयर, लेकिन कितना पेड अप? 70 पेड अप। ईच बोला है? ईच बोला है क्या? ईच, अच्छा ठीक है, मतलब 40 रुपया हो गया। सो 30 रुपीज एप्लीकेशन, ये ईच नहीं देखा मैंने, ठीक है। सो 30 रुपीज एप्लीकेशन और 20 रुपया अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो ये शेयर्स फुल्ली कॉल्ड अप है ही नहीं, 70 रुपया कॉल्ड अप ही है। इसमें भी तीनों एंट्री चाहिए। लिखो, राइट डाउन, दिस इज पार्ट 2। लेवन लाइन्स, ऊपर वाले को देख के मैंने 11 लाइन्स रख दिया, उतना यूज होगा। वही 3 एंट्री आनी है और एक वर्किंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड। सारे फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड नहीं है। चलो ठीक, आर यू ऑल रेडी? Forfeiture of 10,000 shares. Leave 3 lines. Reissue of 8,000 shares. Leave 3 lines.
ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व्स. ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व्स. इस बार इक्विटी शेयर्स नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स है. मिस्टर वाई हु वाज अ होल्डर ऑफ 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच. सो प्रेफरेंस शेयर्स बोलो ना, फॉरफीचर की एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन अरियर्स, 2 शेयर्स फॉरफिटेड. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 calls in arrears account, टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट. लिख दिया. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप नॉमिनल वैल्यू. क्या बोला मैंने? मेरी टोटल नॉमिनल वैल्यू तो 100 रुपीज है, लेकिन हमने अभी तक कितना कॉल किया? 70. अगर फाइनल कॉल के बाद होता तो इंटू 100 लिखते थे, लेकिन हमने तो 70 रुपीज ही मांगा है अभी तक. बोलो कितना हो जाएगा? 7 lakhs. सो मैंने अभी तक 7 lakhs ही मांगा, और ये 7 lakhs में से मेरे को कितना अमाउंट नहीं मिला? मेरे को 10,000 शेयर्स पे कितना अमाउंट नहीं मिला? 40 रुपीज नहीं मिला. आउट ऑफ 70 रुपीज 40 रुपीज नहीं मिला, मतलब 4 लाख रुपया नहीं मिला. इसका मतलब कितना मिल गया? 3 lakhs. जो 3 lakhs मिल गया वो हम रिटर्न थोड़ी करेंगे, वो अपना कैपिटल प्रॉफिट हुआ. दिस इज कैपिटल प्रॉफिट. अब हम लोग ये शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं. देखो ये शेयर्स को, इसमें से 8,000 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं. जेड को कितना रुपया ले रहे हैं, और सर्टिफिकेट कितने का देंगे? सर्टिफिकेट 70 का देंगे, 60 रुपया लेके. तो 10 रुपये का नुकसान कर रहे हैं ना हम लोग. सो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 इंटू 60 ले रहे हैं. और जो लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट वाले अकाउंट से ही एडजस्ट होगा. शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 8,000 इंटू 10 एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. इस बार टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8,000 इंटू 70 कितना? 560. लॉस कितने का? 80,000. सो कितना आ गया? 480. लेकिन ये लॉस कितने शेयर्स का है, और वो पर प्रॉफिट कितने शेयर्स का है? हाँ, तो लास्ट एंट्री तो पास करेंगे, लेकिन अमाउंट वर्कआउट करना पड़ेगा. शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व्स. एक वर्किंग बनाएंगे हम लोग. बोलो शेयर्स फॉरफिटेड कितना है? 10,000. और इसका जो प्रॉफिट है 10,000 शेयर्स का प्रॉफिट चेक करो. ये रहा ऊपर कितना है? 3 lakhs है. सो ये 10,000 शेयर्स का प्रॉफिट है 3 lakhs, लेकिन मेरे को तो 8,000 शेयर्स का प्रॉफिट चाहिए. बोलो वो कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया. तो 8,000 शेयर्स के प्रॉफिट में से 8,000 शेयर्स का लॉस माइनस हो सकता है. माइनस लॉस ऑन रीइश्यू. कितना लॉस है? 80,000.
कितना आ गया? 1,60,000. Transfer to capital reserves. When all forfeited shares are not reissued. ये वर्किंग के बिना लास्ट एंट्री का अमाउंट मत लिखना, सीधा सीधा शेयर्स फॉरफिटेड का डिफरेंस मत लिख देना. ऊपर 10,000 शेयर्स का प्रॉफिट है लेकिन 8,000 शेयर्स का ही लॉस है, तो 8,000 शेयर्स के प्रॉफिट में से 8,000 शेयर्स का लॉस माइनस हो सकता है. बाकी अमाउंट शेयर्स फॉरफिटेड में पड़ा रहेगा जो बैलेंस शीट में ऐड टू शेयर कैपिटल करेंगे. लीगल रिक्वायरमेंट है, बैलेंस शीट में ऐड टू शेयर कैपिटल टिल द फर्दर शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड. चलो ये क्वेश्चन हो गया अपना 10 मार्क का. क्वेश्चन नंबर 6A डन. ना क्वेश्चन नंबर 6B. Given below are the extracts of the balance sheet of Shell Chemicals Limited on 31st March 24. 9% redeemable preference share capital 10 lakhs. Less calls in arrears. On redeemable preference shares 20,000 calls in arrears भी है. एक जनरल रिजर्व है, डिविजिबल प्रॉफिट और एक है सिक्योरिटीज प्रीमियम. इट इज प्रोवाइडेड दैट preference shares of ₹100 each fully called up due for immediate redemption. ये जो ऊपर प्रेफरेंस शेयर्स है वो ₹100 का है और अब ड्यू फॉर रिडम्पशन है, इसकी रिडम्पशन की डेट आ गई है. और ये जो कॉल्स इन अरियर्स है ना, दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ फाइनल कॉल ऑन 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स बाय 4 members whose whereabout is not known. एक मिनट. 1,000 preference shares of 100 each, मतलब ये 1,00,000 रुपए का प्रेफरेंस शेयर्स है जो डिफॉल्टर्स है, और ये डिफॉल्टर्स ने कितना अमाउंट नहीं दिया है? 20,000 नहीं दिया, मतलब कितना दिया है? खा जाते हैं, समझा ना, फॉरफिट करके खा जाएंगे हम लोग. और बाकी जो रिमेनिंग है उनको हम रिडीम करेंगे क्योंकि उनका वेयर अबाउट से नहीं मालूम. हम क्या फॉलोअप करेंगे, क्या उनसे पैसा आने वाला नहीं है. बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व्स टू बी फुल्ली यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन एंड शॉर्टफॉल टू बी मेड गुड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each fully paid up. The redemption of preference shares was duly carried out. You are required to pass journal entries to give effect to the above redemption. कहीं पे भी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन नहीं दिया उन लोगों ने. Have they given premium on redemption? तो हम लोग एक ही इक्वेशन बनाएंगे. नॉर्मली हम लोग 2 इक्वेशन बनाते हैं ना, हम लोग 2 इक्वेशन बनाते हैं. नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू प्लस डिविजिबल प्रॉफिट, और दूसरा इक्वेशन होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट. यहां पे सिर्फ एक ही इक्वेशन आएगा. नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स to be redeemed is equal to nominal value of fresh issue plus nominal value of fresh issue plus what? डिविजिबल प्रॉफिट. मेरे पास टोटल प्रेफरेंस शेयर्स कितने के हैं? 10 lakhs ना. ये 100 का है ना, 10,000 है. सो टोटल 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स है अपने पास. उसमें से डिफॉल्टर कितने हैं? 1,000 को हटा देते हैं, उनको तो फॉरफिट करेंगे. तो 9,000 इंटू 100, 9 lakhs
बोलते जनरल रिजर्व्स पूरा यूज करो. बैलेंस इन जनरल रिजर्व्स टू बी यूटिलाइज फुल्ली. तो 7 लैक्स ले लो ना. 9 लैक्स में से 7 लैक्स रुपीज तो जनरल रिजर्व्स का कैश पड़ा है अपने पास. लाइबिलिटी साइड में जो जनरल रिजर्व्स है ना, एसेट साइड में उसका कैश पड़ा है, वो उठा के दे देंगे. और अगर एसेट साइड में जनरल रिजर्व्स का कैश गया तो लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व्स भी जाएगा. किधर जाएगा? सीआरआर. कितना आ गया? 2 लैक्स इक्विटी शेयर्स. ये बैलेंसिंग फिगर है. 2 lakhs equity shares balancing figure at ₹10 each at par. इसका मतलब हो गया 20,000. इंटू 10 इशूड एट पार. अगर इंटू 12 भी होता तो इंटू 10 इशूड एट 12 लिखते थे. इंटू तो 10 ही होता था क्योंकि नॉमिनल वैल्यू चाहिए. जर्नल ऑफ मेसर्स शेल केमिकल्स लिमिटेड. जर्नल ऑफ मेसर्स शेल केमिकल्स लिमिटेड. पहले ये शेयर्स को फोरफिट कर देते हैं. सो पहली एंट्री. कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स है? 9%. 9% रिडीमेबल. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. $1,000 into 100. 1 lakh. 2 calls in arrears account. 20,000 नहीं दिया ना? ये 20,000 इधर दिया है ना, हम लोग ने खुद से थोड़ी लिखा है. ये है ना इधर. कॉल्स इन आरियर्स 20,000. 2 shares forfeited account. ये लो पैसा खा गए. बीइंग 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स फोरफिटेड. कुछ बहुत ज़्यादा मत लिखने को जाओ. ऊपर हेडिंग लिखते थे तो क्या लिखते थे? फॉरफीचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. फॉरफीचर ऑफ 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स ही लिखते थे ना. बस वही लिख देने का. कुछ कमाल मत दिखाने को जाओ कि जबरदस्त कुछ तो लिख रहे होंगे. अब क्या है? अपने रिडम्पशन की नॉर्मल 4 एंट्री आती है. तुमने कोई इन्वेस्टमेंट्स बेचा है? 6 एंट्री आती है वैसे तो. कोई इन्वेस्टमेंट्स बेचा या नहीं बेचा? नो. सेकेंड, फ्रेश इश्यू है. हाँ फ्रेश इश्यू है. कौन सा फ्रेश इश्यू? इक्विटी या प्रेफरेंस? एट पार और प्रीमियम. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ऊपर लिखा है ना अपन ने 20,000 into 10.
अरे ये बैलेंसिंग फिगर निकाला तो है अपन ने, ये तो रहा 20,000 इंटू 10, 2 lakhs. Being fresh equity shares issued at par. अच्छा, वैसे रिडम्पशन की हम लोग 4 एंट्री पास करते हैं, खाली रिडम्पशन की. रिडम्पशन ड्यू, मीटिंग ऑफ प्रीमियम, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ट्रांसफर टू सीआरआर. तो प्रीमियम है ही नहीं ना, तो 3 एंट्री में काम हो जाएगा. रिडम्पशन ड्यू, पेमेंट एंड पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ट्रांसफर टू सीआरआर. नंबर 3, गिव द हेडिंग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. बोलो रिडम्पशन ड्यू की एंट्री क्या पास करेंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. 9% है ना, 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट. टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट. ये अमाउंट इधर से मिल जाएगा 9 lakhs. Being preference shares due for redemption. Being preference shares due for redemption. अगली एंट्री में पेमेंट कर देते हैं, इसको एंट्री नंबर ए बना लो. पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंट्री विल बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. Being amount due paid off. Being amount due paid off. और ट्रांसफर टू सीआरआर. ये देख लो इधर जनरल रिजर्व से हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं ना सीआरआर में. कितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं? 7 lakhs. सो एंट्री आ जाएगी जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट अमाउंट. बीइंग नॉमिनल वैल्यू रिमेन अनचेंज. ऐसा मैंने नरेशन दिया था. बीइंग नॉमिनल वैल्यू रिमेन अनचेंज. बस हो गया, इतना ही है ये प्रॉब्लम. कितने मार्क्स का है? 5 मार्क का है. अच्छा, 5 मार्क के लिए अपने को थियरी दे दिया है. अब थियरी को क्या एग्जैक्टली तो तुमको पढ़ना पड़ेगा. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड in determination of cost of stock.
सी एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, सेलिंग प्राइस मेथड को रिटेल प्राइस मेथड भी बोलते हैं। कौन सा मेथड? और ये मेथड वो रिटेलर्स फॉलो, रिटेलर्स के लिए ही बनाया है मेथड, क्योंकि उनके लिए कॉस्ट डिटर्मिनेशन हेडेक है। आज अनुपम स्टेशनरी मार्ट है, डी मार्ट है, ये सब हजारों आइटम्स बेचते हैं, एक एक आइटम का कॉस्ट कैलकुलेशन बिकम्स डिफिकल्ट। तो वो क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट माइनस कर देते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट नहीं, प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर देते हैं, और जो बच जाता है दैट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, जो बचेगा वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सो अब इसी को फ्रेम करके लिख देने का कि दिस मेथड इज सुटेबल फॉर रिटेलर्स, एंड अंडर दिस मेथड इट इज, सिंस इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री बिकॉज दे डील इन various inventory products, so it is difficult to calculate each cost of each item of inventory, so practical convenience is allowed to them, a practical expedient is given to them. The word practical expedient means a practical convenience which may not be correct, but a convenience is given, it is near to correct, it is not actually correct. जो मैं तरीका फॉलो कर रहा हूं उससे एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं मिल सकता है, बट हेडेक से तो बचेंगे इन लोग, एटलीस्ट अपना अकाउंट्स तो बना पाएंगे, एंड ऑफ द ईयर में फाइनलाइजेशन तो कर पाएंगे. सो अ प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट इज अलाउड, दैट इज द प्रैक्टिकल कन्वीनियंस इज गिवन टू देम. व्हाट प्रैक्टिकल कन्वीनियंस इज गिवन टू देम? फ्रॉम सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट मार्जिन एंड द बैलेंस विल बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. बस इसी को फ्रेम करके लिखा होगा. एग्जैक्ट आंसर तुम इनके आंसर शीट्स आते हैं उसमें से पढ़ सकते हो. फिर क्या है? प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आपने को मेथड्स जो बताता है वो एक फीफो और वेटेड एवरेज. हमने लीफो कैलकुलेट करना सीखा है, बट फीफो एंड वेटेड एवरेज और एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड. अगर स्टॉक इंटरचेंजेबल नहीं है ना, stock is a specific stock, not interchangeable, than specific identification method. So these are the three methods, these are the three, I would say, principal methods for ascertainment of cost of inventory. Exact answer you can go through your textbook and you can write down. Now classify the following expenditures into कैपिटल और रेवेन्यू. मैंने बताया ना कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलेंगे हम लोग? जो खर्चा अपने को बैलेंस शीट में दिखाना है ना उसको हम लोग. खर्चा तो दोनों जगह पे हुआ ना. मैंने बताया था अगर मैं मशीनरी परचेज करता हूं तो एंट्री क्या पास करूंगा? मशीनरी टू कैश बैंक. खर्चा तो हुआ. सैलरी पे गया तो सैलरी टू कैश बैंक खर्चा हुआ अपना. दोनों केस में खर्चा हुआ, लेकिन एक डेबिट किधर गया? बैलेंस शीट में, और दूसरा डेबिट गया ट्रेडिंग पीएनएल में. तो जो डेबिट ट्रेडिंग पीएनएल में गया उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो डेबिट बैलेंस शीट में गया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर. देखो अमाउंट स्पेंट ऑन मेकिंग a few more exits in a cinema hall to comply with government orders. मेरे पास सिनेमा हॉल है, क्या है ना, अभी क्या हो जाता है ना आजकल, वो बाहर निकलने का रास्ता चाहिए, कल को आग लग जाए कुछ हो जाए, तो फ्यू मोर एग्जिट्स ही है ना ये, तो एग्जिस्ट क्यों लिखा है? एग्जिट्स होना चाहिए बाय गवर्नमेंट ऑर्डर. ये कैपिटल चेंज है ना, ये स्ट्रक्चरल चेंज है. क्या ये रिपेयर्स मेंटेनेंस है. एक मेरे एग्जिस्टिंग एसेट बनता है ना, उसके बाद में उसमें अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस कराता हूं ना, अरे डे टू डे रिपेयर्स मेंटेनेंस तो पीएनएल में है. एक बाइक परचेज किया, रोज पेट्रोल भराता हूं, कार खरीदा, रोज पेट्रोल डीजल भराता हूं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, वो तो डे टू डे उसको रनिंग कंडीशन में रखने के लिए, समझे कि नहीं, ताकि वो एसेट चलते रहे. लेकिन कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस, मेजर रिपेयर्स करवाया, जिसके वजह से एफिशिएंसी बढ़ी, एसेट की लाइफ बढ़ी, समझा कि नहीं, स्ट्रक्चरल चेंजेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हाँ, तो फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता, वो क्या होता है? कैपिटल. तो एग्जिट्स बना रहे हैं ना, स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे हैं, तो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हैं दैट शुड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये स्ट्रक्चरल चेंजेस है, इट शुड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये रिपेयर्स मेंटेनेंस नहीं है. एक अपना बल्ब खराब हो गया, ट्यूबलाइट खराब हो गया, एक कड़ी खराब हो गई दरवाजे की, गेट की, एक लॉक खराब हो गया, वो नहीं है. डे टू डे रिपेयर्स मेंटेनेंस नहीं, स्ट्रक्चरल चेंजेस है, एसेट में चेंजेस किया है. दूसरा क्या लिखा है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर्स फॉर ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट. मैं एसेट खरीदने के लिए ट्रिप कर रहा हूँ, बराबर ना, और एसेट खरीदने के टाइम पे जो भी खर्चे लगते हैं सब एसेट के कॉस्ट में ऐड. मैं क्या प्लेजर ट्रिप है अपना, घूमने फिरने जा रहे हैं अपन लोग? नहीं, हम लोग एसेट खरीदने जा रहे हैं. तो जो भी एसेट के कॉस्ट में, जो भी खरीदने के समय खर्चा लगेगा सब एसेट के कॉस्ट में ऐड होगा. सो इट इज ऑल्सो एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट. तो दिस विल ऑल्सो बी टेकन एज
कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलो समझा सब लोगों को? उसके बाद में नेक्स्ट वाला पढ़ो, नंबर 3 क्या लिखा है? अमाउंट स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस। अभी अमाउंट स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस, वर्किंग से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस होएगा तो वो रेवेन्यू, काम करने से रिलेटेड कुछ भी होएगा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस। सो दिस विल बी टेकन एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस। चलो फिर उसके बाद में क्या है, बोलो नेक्स्ट। अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू ए न्यू साइट। अरे स्टॉक को शिफ्ट करते ना एक जगह से दूसरे जगह पे, तो शिफ्टिंग के लिए कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है। गुड्स को इधर से उधर रखा, उधर से इधर रखा, कोई एसेट क्रिएट हो रहा है क्या? सो ये शिफ्टिंग चार्जेस विल ऑलवेज बी टेकन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स ऑन सेकेंड हैंड कार परचेज टू ब्रिंग इट इनटू। हाँ, तो ये तो कैपिटल ही है ना। अरे मेरा तो आज ही खर्चा लगा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। भले ही सेकेंड हैंड होगी, मेरे लिए तो आज नहीं है ये। अच्छा, एसेट खरीदने के बाद जो एक्सपेंडिचर्स लगते हैं ना, एसेट खरीदने के बाद जो खर्चा लगता है ना, वो खर्चे से एसेट की लाइफ बढ़नी चाहिए, अर्निंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। क्या क्या बढ़ना चाहिए? नंबर 1, एक मिनट, एक तो मैंने बिल्डिंग बनाया तो कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग अपनी है 50 साल पुरानी हो गई। बनाने के टाइम पे जो खर्चा लगा था कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब कितनी पुरानी हो गई? 50 साल, 50 ईयर्स ओल्ड। बिकॉज इट इज 50 ईयर्स ओल्ड, बीएमसी का नोटिस आ गया, वेकेट द बिल्डिंग, डिमोलिश करो, दूसरी बनाओ। हमने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और बोला इसमें कुछ हो सकता है क्या? वो बोलता है पिलर्स का काम करना पड़ेगा, पिलर स्ट्रॉन्ग करेंगे, रीप्लास्टरिंग कर देंगे और 10 साल चलेगी। हमने बोला कर दो, समझे क्या नहीं? उसने पिलर्स पे थोड़ा सा पिलर्स को स्ट्रॉन्ग किया, रीप्लास्टरिंग कर दिया, और फिर हमने बीएमसी का वापस सर्वे कराया। बीएमसी ने बोला इट्स ओके, अभी विकेट करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्डिंग रहेगी। तो हमारा खर्चा आ गया 20 लाख रुपए का। बोलो ये 20 लाख रुपए का खर्चा आ गया, इससे एसेट की लाइफ बढ़ी या नहीं बढ़ी? तो इसको कौन सा एक्सपेंडिचर बोलेंगे? जोर से बोलो जरा। कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेरे पास कार थी, चलती थी पेट्रोल से, और पेट्रोल महंगा हो गया, बिजनेस है अपना, हम लोग पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरे जगह ड्रॉप करते और आप लोग हायर चार्जेस कमाते। अभी पेट्रोल महंगा तो प्रॉफिट कम बचता है ना अपने पास। तो हमने क्या किया? सीएनजी किट लगवा दी, पेट्रोल के साथ क्या लगा दिया? सीएनजी किट। तो एक बार खर्चा तो लगा, 50,000 रुपया लगा, कन्वर्जन ऑफ पेट्रोल इंजन टू गैस इंजन। लेकिन डोंट यू थिंक ये एक्सपेंडिचर की वजह से अर्निंग्स बढ़ गई? क्योंकि अभी कॉस्ट ऑफ फ्यूल सस्ता हो गया तो सेविंग्स बढ़ गया मेरा। तो डोंट यू थिंक दिस इज इंक्रीजिंग माय अर्निंग कैपेसिटी? तो ये जो एक्सपेंडिचर है उसको कौन सा एक्सपेंडिचर बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये भी तो एसेट बन के तैयार था, सिनेमा हॉल रेडी था, बनाने का खर्चा है? बनाने का खर्चा है क्या? नहीं, उसमें थोड़े से एग्जिट्स और बनाए ना। चलो एनालाइज करते हैं। ज़्यादा एग्जिट्स बनाने से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, ज़्यादा दरवाजे बन गए तो अर्निंग कैपेसिटी, हाँ अर्निंग पूछ रहा हूँ तो लोग, लाइफ बढ़ गई, एसेट की लाइफ बढ़ गई। ज़्यादा दरवाजे बनाते तो एसेट की लाइफ बढ़ी, ऐसा फील हो रहा है कि लाइफ बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी बना देता हूँ, समझा क्या नहीं? मैंने क्या बोला? स्ट्रक्चरल चेंजेस। ऐसा जोर मारा तो सब बोले हाँ बराबर, स्ट्रक्चरल चेंजेस। अरे कोई भी चीज को टेस्ट करके देखा करो, कुछ भी बोलने से उसको कैपिटल नहीं मान लेने का। यही पहला वाला पॉइंट ही गड़बड़ वाला है, सब गड़बड़ करेंगे। मैंने तुमको 2 टेस्ट क्या बोला? एसेट बन के तैयार है, बनाने का खर्चा तो कैपिटल, मेंटेनेंस कॉस्ट रेवेन्यू। लेकिन ये तो मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। अगर खाली मेंटेनेंस कॉस्ट होता तो मैं बोल देता था रेवेन्यू, बनाने का होता तो कैपिटल। ये बनाने के बाद में कुछ खर्चा किया है, तो बनाने के बाद में अगर खर्चा किया तो 2 टेस्ट है। क्या ये एक्सपेंडिचर एसेट के लाइफ को बढ़ा रहा है? क्या ये एक्सपेंडिचर एसेट के इनकम को बढ़ा रहा है? नो।
दोनों भी नो, दोनों कंडीशन फेल, तो कौन सा एक्सपेंडिचर? समझा कि नहीं? जो गड़बड़ होने वाला है पहले वाले में होने वाला है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? स्ट्रक्चरल चेंजेस होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? वो स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से मेरी बिल्डिंग की लाइफ 10 साल बढ़ गई ना, पिलर्स मजबूत कराया, रीप्लास्टरिंग कराया, बिल्डिंग की लाइफ कितनी बढ़ गई? 10 साल। तो मैं बोलूंगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने गैस इंजन से, पेट्रोल इंजन से गैस इंजन कराया, इनकम बढ़ गई, तो क्या बोलेंगे उसको? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंडिचर माई अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज। लेकिन यहाँ पे कोई मेरी कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हुई, मेरी कोई अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, ना एसेट की लाइफ बढ़ रही। हैव यू गॉट इट? सो दिस एक्सपेंडिचर विल बी टेकन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हैव यू गॉट इट? सो ये 20 मार्क का क्वेश्चन था, 5 मार्क था, ये भी हो गया अपना। ये समझ गया तुम लोगों को? एक बार वापस से देख लो। एक तो स्पेलिंग रॉन्ग है, क्या लिखा है? अमाउंट स्पेंट ऑन मेकिंग फ्यू मोर एग्जिट्स इन अ सिनेमा हॉल टू कंप्लाई विद गवर्नमेंट ऑर्डर्स। ठीक है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, हम लोगों को थोड़े एग्जिट्स और बना लिए, लेकिन इसके वजह से ना तो एसेट की लाइफ बढ़ी, ना अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी। अगर एसेट की लाइफ और अर्निंग कैपेसिटी दोनों ही नहीं बढ़ती है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तुमको एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने एक एसेट खरीदा था फॉरेन करेंसी में, $1000 का एक फिक्स्ड एसेट्स खरीदा। जिस दिन खरीदा था उस दिन डॉलर का रेट था 70 रुपीज। तो मैं इंडिया में अपने बुक्स में तो बैलेंस शीट में तो रुपीज में लिखूंगा ना। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना लिखूंगा? 70,000 रुपीज। डॉलर का रेट हो गया 80 रुपीज। क्या हो गया डॉलर का रेट? 80 रुपीज। मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर एसेट। अमाउंट पेएबल है, पार्टी को पे करना है, वेंडर को पे करना है। वेंडर को पे करना है तो उससे $1000 में लिया तो $1000 दे दूं क्या? 1000 का 1000 है ना, 3 0। $1000 में लिया तो $1000 में ही देना पड़ेगा पेमेंट, ₹1000 नहीं चाहिए। सो अब मैं $1000 बैंक में गया लेने को, मैं बैंक में गया, बैंक ही देता है डॉलर्स। तो बैंक को बोला $1000 चाहिए, तो बैंक बोलता है 80,000 लाओ। बैंक बोलता है 80,000, तो फटाफट 80,000 दो, ये लो $1000 लेके जाओ। $1000 चाहिए। अरे मैंने जिस दिन मशीन खरीदी थी उस दिन डॉलर का रेट कितना था? 70 रुपीज था। तो मेरे को मशीनरी कितने की आई? 70,000। आज पेमेंट कितना करना पड़ रहा है? डोंट यू थिंक 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? लेकिन ये 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तुम बोलोगे सर एसेट खरीदा, एसेट पे लगा ये तो। अरे एसेट पे तो लगा है, लेकिन क्या ये 10,000 एक्स्ट्रा के वजह से एसेट की लाइफ बढ़ रही है? अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है? नहीं, ये लॉस है, ये पीएनएल के डेबिट में जाएगा। ये एक्सचेंज लॉस है। क्या ये पीएनएल के डेबिट में जाएगा। कभी भी टेस्ट करके देखने का, एसेट की लाइफ और अर्निंग कैपेसिटी, एसेट की लाइफ और अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, नहीं तो वो रेवेन्यू। वो पहले वाले केस में भी तो वही है। अब क्लियर है, अभी मिस्टेक नहीं करोगे, एटलीस्ट यू विल नॉट मेक मिस्टेक। मैं कुछ भी ऐसा स्ट्रेस करके बोलूंगा नहीं भाई, एक मिनट सर, लेट अस टेस्ट इट। वी विल टेस्ट कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर एसेट बना रहे हैं तो कैपिटल, बनाने के समय जो भी खर्चा लगा, मटेरियल, लेबर, सब कैपिटल। बनने के बाद कुछ साल के बाद अगर वो एसेट पे खर्चा किया हम लोग ने, तो वो एक्सपेंडिचर एसेट के लाइफ और अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए, तो ही उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल। अदरवाइज इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। सो इवन दिस 20 मार्क्स इज ऑल्सो डन। अपना ये 20 मार्क का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। विल स्टॉप दिस सेशन हियर।